पूरा बॉडी बन गया इस तरीके से, है ना, आपने पूरा देखा समझा, ठीक बात। अब ये था एटम का निर्माण हुआ, फिर होमो सैपियंस इस तरीके से, है ना। उसके पहले सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया बना, है ना, जुरासिक में जो 20.8 करोड़ वर्ष से 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व इसमें डायनासोर का युग था, है ना। तो किसमें, जुरासिक में, जो कि 20.8 करोड़ वर्ष से 14.4 करोड़ वर्ष तक था, इसमें डायनासोर का युग था। उसके 0.8 करोड़ वर्ष से 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व में क्या हुआ था कि स्थल पर मतलब जीवन के पहले मतलब प्रथम चिन्ह मिले थे पौधे के रूप में। तो ब्रह्मांड का एग्जैक्ट विस्तार नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड बढ़ रहा है, अनंत है, ठीक है, और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं, ठीक। नमस्कार साथियों, टारगेट विद अंबु यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कि मतलब विज्ञान के बारे में बात करेंगे, और विज्ञान में हमारा टॉपिक जो रहेगा, मतलब मैं स्पेशली जीव विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो मैं उसी को मतलब पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा कि चीज़ें कहाँ से कैसे बनी और सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें मैं बताऊंगा कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, और मतलब उसमें सारी डिटेल रहेंगी, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से मतलब एक पीपीटी बनाई है कि इसमें जैसे सबसे पहले कौन से जीव आए और पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और सारी चीज़ें, है ना, तो क्या कौन सा एज था, और उसमें मतलब पूरी डिटेल इस वीडियो में रहेगी, है ना। तो सबसे पहले मैं चलूँगा, देखिए, सबसे पहले मैं पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास जानेंगे, है ना, तो स्केल क्या होता है, कैसे मापा जाता है। तो देखिए, शुरुआत में मतलब मैं एक छोटा-सा ओवरव्यू लेता हूँ। देखिए, शुरुआत में मतलब मतलब पूरे ब्रह्मांड में कुछ मतलब ऐसा कोई चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो मतलब क्या था कि एक वैज्ञानिक हैं, मतलब हैं, उनका नाम था जॉर्ज लेमेंतियर, ठीक है, जॉर्ज लेमेत्रे या जो भी कहते हैं। तो उन्होंने मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया था, है ना। तो उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत दिया था, बिग बैंग थ्योरी, है ना। तो उसी में उन्होंने बताया था कि ये जो एक मतलब पृथ्वी या अन्य जो भी ग्रह हैं या उपग्रह या तारे जिसका निर्माण हुआ है, एक ब्रह्मांड मतलब एक कण से विस्फोट हुआ है एक, है ना, तो उसी से हुआ है, तो उन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये तो खैर हुई बात है ना। तो मैं थोड़ा-सा एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, एक एज को कैसे बाँटा गया है, तो सबसे पहले इयॉन होता है ना, इयॉन के बाद में मतलब महाकल्प जिसे एरा कहते हैं, और पीरियड जिसे कल्प कहते हैं, और एक इपोच जिसे कहते हैं, है ना, और उसके बाद में एज आता है ना। तो एज हम लोग मतलब इस समय जो एज चल रहा है उसको एज काउंट किया जाता है ना। तो होता क्या है, सारी चीज़ें इसमें मैं बताऊँगा। देखिए, होता क्या है, देखिए, इयॉन जो होता है मतलब 13 क्या कहते हैं, 13.7 अरब वर्ष पहले है ना, तो इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, है ना। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी? बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हुई थी, है ना? क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बताई कि क्योंकि मैं टॉपिक वो ले रहा हूँ कि जैसे मेरा होल सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि मैं बायोलॉजी को लेकर टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा ताकि आपको कोरिलेट हो जाए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। एक क्लास में आपको सारी चीज़ें कवर अप होनी चाहिए, ठीक है? उसी के बाद मतलब 12 वर्ष पहले की ब घटना है ना? तो उसमें एक सुपरनोवा का हुआ था, है ना? तो ये सब चीज़ें हुई थी, अगर एरा में बात की जाए तो 13.7 अरब से लेकर के 5 अरब तक की हुई थी, ठीक बात? है ना? और 5 अरब पहले तारों की उत्पत्ति हुई, और क्या कहते हैं कि जो मतलब उसके बाद में क्या कहते हैं, हेडियन आया, तो क्या कहते हैं कि इसमें 4.8 अरब वर्ष पहले से लेकर के 3.8 अरब वर्ष पहले महाद्वीपीय और महासागरों का विस्तार हुआ, है ना? और 3 अरब मतलब 3.8 अरब वर्ष पहले से और 2.5 अरब वर्ष तक के मतलब जो आद्य महाकल्प है, उसमें निर्माण हुआ था नीली हरी शैवाल, है ना? एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई, है ना? और एक प्राकजीवी होता है। अ, उसमें क्या हुआ था कि कई जोड़ों वाले जीव की उत्पत्ति हुई थी, है ना? तो 3.8 अरब वर्ष पहले से लेकर के 57 करोड़ वर्ष तक, ठीक है? ये सब चीज़ें मतलब एरा में हुई थी, ठीक है? अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, मैं एक बार डिटेल में बताता हूँ। देखिए, एक बार मैं पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताऊँगा, थोड़ा-सा 1 मिनट समय देना। देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए, ब्रह्मांड का व्यास की बात की जाए तो 10 मतलब 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष मतलब दूर मतलब प्रकाश वर्ष है, और ब्रह्मांड में लगभग मतलब मान के चलो कि 100 अरब आकाश गंगाएँ हैं, है ना? और आकाश गंगा में असंख्य मतलब क्या कहते हैं, तारों का एक मतलब विशाल पुंज है ना? और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं, ठीक है? और बल्ज किसे कहते हैं? बल्ज किसे कहते हैं कि जो आकाश गंगा का केंद्र होता है, उसे सेंटर को बल्ज कहते हैं, ठीक है? अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो हमारी मतलब आकाशगंगा को मतलब मिल्की वे या मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है ना, तो और ये इसका मतलब इसका आकार सर्पिल कार आकार है ना।
तो मिल्की वे यानी कि जो मंदाकिनी है ये मतलब क्या कहते हैं रात में जो दिखाई देती है चमकता हुआ भाग वही है, ठीक है? और ये जो तारा हमारा है सूर्य का, एक मंदाकिनी का एक तारा है, ठीक है? सूर्य तारा है क्योंकि ये एक मंदाकिनी का तारा है, ठीक है? और सबसे नज़दीकी सूर्य के नज़दीकी तारा की बात की जाएगी तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है? तो एक बार मैं बता देता हूँ कि देखिए मिल्की वे तो मैंने बताया, ठीक है? अब ब्रह्मांड की देखिए ब्रह्मांड का विस्तार की बात हो गया तो कोई ब्रह्मांड का एग्ज़ैक्ट विस्तार नहीं क्योंकि ब्रह्मांड बढ़ रहा है, अनंत है, ठीक है? उसमें कोई एक वैज्ञानिक अपनी ये तो एक महज़ एक संख्या है, अपनी अध्ययन की दृष्टि से ऐसा किया गया है ना? तो मैं एक बार बताता हूँ कि है क्या है। देखिए पृथ्वी में मतलब जैसे जो पृथ्वी हमारी है वो आकाशगंगा का एक मतलब हमारी पृथ्वी जो हमारे पृथ्वी की आकाशगंगा है उसमें मिल्की वे उसको कहते हैं। तो ये मतलब इसका मिल्की वे मतलब ये दूधिया कलर का है तो इसे दूध मेखला के नाम से जाता है। देखिए होता क्या है कि आकाशगंगा में कई सारे तारे हैं, ठीक है? तो वो मतलब कि मैं बात करता हूँ कि देखिए मतलब इसकी दूरी का विस्तार की बात की जाए तो सूर्य मतलब इनको प्रकाश वर्ष के रूप में नापा जाता है ना? तो जैसे क्या कहते हैं पृथ्वी के सबसे नज़दीक आकाशगंगा की बात की जाए तो एंड्रोमेडा है क्योंकि मतलब क्या कहते हैं कि जो दुग्ध मेखला है जिसको मिल्की वे कहते हैं वो तो हमारी गैलेक्सी ही है लेकिन इसके नज़दीक भी एक आकाशगंगा है इसको एंड्रोमेडा कहते हैं। लेकिन ये करीब कितनी दूर है तो ये दूर कितना है 2.537 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर। अब हम मिलियन प्रकाश वर्ष दूर के बारे में बात करेंगे सबसे पहले प्रकाश वर्ष होता क्या है? क्योंकि हम आम भाषा में बात करेंगे क्योंकि हम एक विद्यार्थी के तौर पे हैं। तो देखिए है क्या है, मतलब किलोमीटर में प्रकाश की बात की जाए मतलब प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो एक वर्ष में मतलब 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है? अब 1 वर्ष में प्रकाश कितना चलता है? तो देखिए एक पहली बात तो 1 किलोमीटर में कितना चलता है ये जानिए। तो 1 किलोमीटर मतलब प्रकाश मतलब 1 क्या कहते हैं किलोमीटर प्रति घंटा की बात की जाए या प्रति सेकंड की बात की जाए तो 9.4 मतलब 9.46 खरब किलोमीटर यानी कि 9.46 इंटू 10 की पावर 11 है ना? मतलब 12 यानी 12 मान लिया जाता है। 9.46 इंटू 10 की पावर 12 यानी कि 10 को क्या कहते हैं कि क्या 12 बार 0 लगाओगे तो इतनी होगी, है ना? 9.46 इंटू 10 की पावर 11 ठीक है? 11 नहीं 12 यानी 12 इसका मतलब किलोमीटर, है ना? देखिए है क्या है, एक इतना ये प्रकाश मतलब चलेगा, ठीक है? तब जाके एक प्रकाश वर्ष पूर्ण होगा, है ना? तो 9.4 को गुणा करोगे 10 की पावर 12 जीरो मतलब लगाओगे, 1, 2, 3 है ना? इस तरीके से ऐसे-ऐसे 12 जीरो लगेगा, ठीक है? तब जाके बनेगा तो लगभग-लगभग मान के चलो तो 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से मतलब 1 सेकंड में इतना किलोमीटर प्रकाश चलता है, ठीक है? तो कई बार लिखा होता है मोटा-मोटा 3 इंटू 10 द पावर 8 मीटर 1 मीटर क्या कहते हैं प्रति सेकंड दिया होता है, ठीक है? तो उसको मतलब इतना डेटा होता है तो इसको मतलब 3 लाख के आस-पास मान लिया जाता है ना? तो इतना सेकंड में चली गई दूरी अब ऐसे सोचो कि मैं बात करता हूँ कि पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अब सोचो ये 1 वर्ष में क्या कहते हैं कि लगभग इतना किलोमीटर चलेगी तब जाके क्या कहते हैं कि वो एंड्रोमेडा के पास ये मतलब पहुँच पाएँगे, है ना? तो ये एक ब्रह्मांड का विस्तार है इतना, तो इससे पता लगता है कि ब्रह्मांड का विस्तार काफ़ी मतलब है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें देखी, है ना? तो ये मतलब क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जैसे सबसे पहले एक घटना हुई, ठीक है? बिग बैंग थ्योरी जाना जाता है। तो अचानक ही मतलब ऐसा चीज़ें हुआ कि एक विस्फोट हुआ उसके बाद में मतलब विभिन्न प्रकार की गैस निकली या तारे का निर्माण हुआ जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम थे और यह सारी चीज़ें हुई थी। तो एक एक कल्पना मतलब किया जाता है कि ऐसे-ऐसे विकास हुआ होगा, है ना? तो ये चीज़ें हुई हैं। हमारे आकाशगंगा में लगभग कितने तारे हैं, सारी चीज़ें हैं। देखिए, है क्या है, ये तो एक तारों की संख्या मतलब मिल्की वे आकाशगंगा में कम से कम 100 मिलियन तारे हैं, है ना? अनुमानित 200 मिलियन या 400 मिलियन भी हो सकते हैं, लेकिन ये केवल कयास लगाया जा रहा है कि इतने तारे हैं, ठीक है? तो ब्रह्मांड का सब लोग बता रहे हैं विस्तार है या मतलब ये मतलब इसका इतना व्यास है, तो व्यास उसका कोई निश्चित व्यास नहीं है, केवल एक कयास लगाया जा रहा है क्योंकि उसका भी केंद्र के बारे में उसके पता ही नहीं चला क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार अभी तक हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं और क्योंकि मैं ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, ये तो ज्योग्राफी का पार्ट है, मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दिया हूँ। अब उसके बाद मैं चलता हूँ, देखिए कई बार यूनिट पूछा जाता है कि मिलियन क्या है, ट्रिलियन क्या है? तो देखिए है क्या है मैं एक बार बताना चाहता हूँ
अभी जब आएगा तो बताएंगे, तब तक चलता हूँ। अब क्या कहते हैं कि जो एरा की बात करेंगे तो प्री कैम्ब्रियन एरा में क्या हुआ था कि मतलब ये जो एरा है, मतलब जो एरा महाकल्प है, इसको इपोच में बांटा गया था। तो देखिए जैसे एज वीक है तो ये लगभग क्या कहते हैं 4560 मिलियन ईयर, है ना? तो मतलब पूर्व की घटना है। और उसके बाद में जैसे आर्कियन की बात की जाए तो ये 4000 मिलियन वर्ष, और जो प्रोटेरोजोइक की बात की जाए तो 250 मिलियन वर्ष की बात है। अब ये है क्या है, देखिए इसके बारे में मैं बात करूँगा अभी, तो देखिए एक बार थोड़ा-सा मोटा-मोटा बता देता हूँ। और उसके बाद में जो इस महाकल्प की बात की जाए, जैसे पैलियोज़ोइक की बात की जाए, जिसको पुराजीविक, और ये इपोच है, तो इसमें जैसे कैम्ब्रियन है और उसके बाद में आर्डोवेशियन है ना? तो कैम्ब्रियन की बात की जाए तो 560 मिलियन ईयर्स पूर्व, और आर्डोवेशियन की बात की जाए तो 495 मिलियन वर्ष पूर्व, और सेल्यूरियन की बात की जाए तो 443 मिलियन वर्ष पूर्व, और कार्बोनीफेरस की बात की जाए तो 454 मिलियन वर्ष पूर्व, और क्या कहते हैं प्रीमियन की बात की जाए तो क्या कहते हैं 290 मिलियन वर्ष पूर्व की घटना, मतलब इसमें हुआ था, इसका एज का मतलब वो डेट है। तो ये सब आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं एक बार बताता हूँ, देखिए है क्या है। मैं उसके बाद अभी इस पीपीटी के बाद में मैं चलता हूँ, और इस क्या कहते हैं टेरेसिक की बात की जाए, जो मतलब मेसोजोइक महाकल्प के बाद में इपोच में चलते हैं, तो ये 228 मिलियन वर्ष, है ना? उसके बाद में जुरासिक, है ना? जुरासिक क्या है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, अभी मैं एज बता रहा हूँ, तो 205 मिलियन वर्ष। और उसके बाद में क्रेटेशियस की बात की जाए तो 142 मिलियन वर्ष, है ना? और ये उसके बाद में मेसोजोइक पे चले आते हैं, ये मेसोजोइक की मैंने मतलब घटना बताई है, ठीक है? जो मध्यजीवी है, और उसके बाद में फिर है क्या है, देखिए क्या कहते हैं कि इसमें जो नवजीवी है, यानी कि सिनोज़ोइक में, तो इसमें जैसे इपोच को बाँटा गया है, इसमें टर्शरी और क्वाटरनरी, ठीक है? तो इसमें जैसे क्या है कि पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ये है प्लियोसीन और ये है प्लायोसीन, है ना? तो देखो ये पैलियोसीन है और ये है प्लायोसीन, है ना? तो इसका एज क्या है, जो पैलियोसीन का एज है लगभग क्या कहते हैं कि 65 मिलियन वर्ष, और इयोसीन का है 55 ईयर वर्ष, और ओलिगोसीन का है मिली इस सारी मिलियन वर्ष की बात की जाए, और ये 34 मिलियन वर्ष, और क्या कहते हैं कि मायोसीन की बात की जाए तो क्या कहते हैं 24 मिलियन वर्ष, और प्लायोसीन की बात की जाए तो ये है आपका 4.3 मिलियन वर्ष, और प्लायोस्टोसीन की बात की जाए, प्लीस्टोसीन, है ना? तो प्लीस्टोसीन की 2.5 मिलियन वर्ष, और होलोसीन की बात की जाए, होलोसीन की बात की जाए तो 0.1 मिलियन वर्ष। अभी मिलियन है क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आएगा, ठीक है? अब हम बात करेंगे जैसे एम्ब्रिसियन, ये मतलब इसमें मतलब 4 प्रकार के एज थे, जैसे ये इस वाले एरिया में, जैसे पृथ्वी बहुत गर्म थी, उसके बाद में ठंडी हुई, तो किस तरीके से ठंडी हुई, तो हिम एज क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो जो अमेरिकन हिम एज की बात की जाए तो इसमें मतलब हिम एज या आइस एज जिसे कहते हैं, तो अमेरिकन आइस एज 4 है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो है क्या है कि नेब्रास्कन, कॉन्सन, एलोनियन, और लावा, एंड विल विल विस्कॉन्सिस, ये 4 मतलब आइस एज हैं, जिससे पृथ्वी गर्म हुई, फिर ठंडी हुई, फिर गर्म हुई, फिर ठंडी हुई, ऐसा बताया जाता है, अमेरिकन एज के अकॉर्डिंग है। उसके बाद में क्या है कि ये क्या है, यूरोप आइस एज की बात की जाए तो जैसे क्या है, गुंज, और मिंडल, रिस, और वर्म, है ना? तो ये क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है, तो गुंज ये है क्या है, ये एज है, मतलब पृथ्वी ऐसे ठंडी हुई, फिर गर्म हुई, फिर ठंडी हुई, तो इस बारे में इसको बात कर रहा है। अब ये आपको ये पूरा पीपीटी समझ में नहीं आया होगा अच्छे से, मैं एक बार फिर से बताता हूँ है क्या है ना? थोड़ा-सा कहीं न कहीं दिक्कत तो हुई होगी, तो मैं इसको एक बार थोड़ा-सा अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ, ताकि आपको कुछ किताबी भाषा थोड़ा-सा दिक्कत करती होगी। देखिए, मतलब बिग बैंग जो थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी से मतलब 13.7 वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति हुई, सारी चीज़ें मैं बता दिया। उसके बाद में जब सुपरनोवा हुआ, मतलब इयॉन्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 12 वर्ष मतलब पहले की घटना है, इसमें सूर्य की उत्पत्ति हुई, ठीक बात? उसके बाद में तारों की उत्पत्ति हुई, ठीक है? तारों की उत्पत्ति के बाद में मतलब सूर्य तो तारा ही है, ठीक है? क्या कहते हैं कि 5 वर्ष बाद में मतलब 12 वर्ष के बाद में सूर्य, उसके बाद में 5 वर्ष पहले उसके बाद तारा, है ना? जब आद्य में जैसे आद्य कल्प में चले गए तो 4.8 अरब पहले मतलब 8 अरब 4 अरब 80 करोड़ वर्ष से 57 करोड़ वर्ष पहले जो पूर्व कैम्ब्रियन लगा था, उसमें क्या है कि 3 हुआ था, 4 अरब मतलब 4.8 अरब से 4.8 अरब वर्ष से
3.8 वर्ष अरब तक, है ना, हेडियन था। तो इसमें महाद्वीपीय महासागरों का विस्तार हुआ था, ठीक बात। और 3.8 अरब वर्ष से 2.5 अरब वर्ष तक, ठीक है, जो आद्य महाकल्प था, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरे शैवाल और क्या कहते हैं एक कोशिकीय जीवाणु का मतलब उत्पत्ति हुई थी। और प्राकजीवी की बात की जाए तो इसमें 2.5 अरब वर्ष से 57 करोड़ वर्ष कई जोड़े वाले जीव उत्पन्न हुए, है ना। अब जैसे मैं पीरियड की बात करूंगा तो कल्प, जैसे जैसे कैम्ब्रियन की बात करें, क्योंकि देखिए क्या है कि इयॉन के बाद में एरा है, तो एरा उसके बाद में एरा के बाद में कल्प आया। एरा मतलब महाकल्प, कल्प महाकल्प, उसके बाद में कल्प, कल्प के बाद में युग, युग के बाद में एज, है ना। तो मतलब मैं पीरियड की बात करूंगा कैम्ब्रियन, तो कैम्ब्रियन 57 करोड़ वर्ष से 5.5 करोड़ वर्ष तक की बात में कैम्ब्रियन लगा था, मतलब कैम्ब्रियन युग था। तो उस मतलब कैम्ब्रियन कल्प था, ठीक है। उस कल्प में मतलब स्थल पर कोई जीव नहीं था, ठीक है। जल में बिना रीढ़ वाले हड्डी, मतलब बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, जैसे मतलब जंतु थे, जैसे कि केचुआ या ये सब चीजें हैं। और उसके बाद में जो आर्डोविजियन जब लगा था, आर्डोविजियन जो पीरियड है, इसका जो है 5.5 करोड़ वर्ष से मतलब 43.8 करोड़ वर्ष तक, क्या कहते हैं कि इसमें मछली के कुछ साक्ष्य मिले हैं आर्डोविशियन में, है ना। और ये पूराजीवी मतलब पूराजीवी महाकल्प यानी पूराजीवी की एरा के क्या कहते हैं पीरियड्स का जो आर्डोविशियन है उसके बात कर रहा हूँ। उसके बाद में सेलोरियन लगा, क्योंकि 6 भागों में बांटा गया। सेलोरियन में क्या हुआ था कि 43.8 करोड़ वर्ष से 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व में क्या हुआ था कि स्थल पर मतलब जीवन के पहले मतलब प्रथम चिन्ह मिले थे पौधे के रूप में, तो ये सेलुरियन में मिला था। उसके बाद में डेवोनियन में क्या हुआ था, तो डेवोनियन में हुआ क्या था कि 4.8 करोड़ 40.8 वर्ष से 36.0 करोड़ वर्ष तक में मतलब क्या हुआ था, इसका टाइम पीरियड था। तो इस पे स्थल पर रहने वाले जीवों की उत्पत्ति होने लगी। उसके बाद में कार्बोनिफेरस, ये 36 दशमलव क्या कहते हैं कि 36 करोड़ वर्ष से 28.6 करोड़ वर्ष तक में रेंगने वाले जीव की उत्पत्ति रीढ़ की हड्डी वाले जंतु मतलब मिलने लगे कार्बोनिफेरस में। उसके बाद में पार्मियन आया, तो पार्मियन में क्या हुआ था कि 28.6 करोड़ वर्ष से 24.5 करोड़ वर्ष तक मतलब था इसका। तो रेंगने वाले जीव की अधिकता, है ना, जलचर या स्थलचर दोनों मिलने लगे। उसके बाद में जब मेसोजोइक एरा लगा, है ना, मध्यजीवी, तो इसमें 3 को बांटा गया था। एक मतलब ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। तो ट्रियासिक क्या है, इसका जीवन काल मतलब इसका जो टाइम एज है, एज की बात की जाए तो ये लगभग 24.5 करोड़ वर्ष से 20.8 करोड़ वर्ष तक था। तो इसमें मेढक और क्या कहते हैं कि मेढक के बाद में समुद्री जीव, है ना, कछुए, इसकी सबकी उत्पत्ति हुई थी किसमें, ट्रेसियस में, है ना, ट्रीसियस कल्प में, ठीक है। और उसके बाद में जुरासिक में जो 20.8 करोड़ वर्ष से 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व, इसमें डायनासोर का युग था, है ना। तो किसमें, जुरासिक में, जो कि 20.8 करोड़ वर्ष से 14.4 करोड़ वर्ष तक था, इसमें डायनासोर का युग था। उसके बाद में ये कौन सा, ये जुरासिक युग, जुरासिक कल्प की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्रेटेशियस की बात की जाए तो क्रेटेशियस में क्या हुआ था कि 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व से 14.4 करोड़ से 6.5 करोड़ तक क्या कहते हैं इस युग में डायनासोर विलुप्त हो गए, है ना। मतलब उसमें डायनासोर की मतलब विनाश डायनासोर का हो गया था, विलुप्त हो गए थे, कई सारी घटनाएं होती, ठीक है। अब उसके बाद में युग की, जैसे ये पूरा 9 जीबी मतलब क्या कहते हैं, ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ, मतलब मेसोजोइक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अब हम 9 जीबी महाकल्प में चलेंगे। तो 9 जीबी महाकल्प का जो तृतीय कल्प है और चतुर्थ कल्प की बात की जाए तो तृतीय कल्प में क्या कहते हैं कि जिस एज की बात की जाए तो इसमें एक पुरातन है, आदि नूतन है, और इसको मैंने बताया था। इस युग की इपोच की बात की जाए तो इसमें जो पुरातन वाले में 6.5 करोड़ वर्ष से 5.7 करोड़ वर्ष तक था। इसमें छोटे स्तनपाई जैसे चूहे वूहे पाए गए थे। उसके बाद में आदि नूतन में बात की जाए तो इसमें 5.7 करोड़ वर्ष से 3.7 करोड़ वर्ष इसमें खरगोश की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद में आदि नूतन में 3.7 करोड़ वर्ष से 2.4 करोड़ वर्ष तक इसमें मनुष्य के मिलते जुलते कुछ वनमानुष जंतु की उत्पत्ति हुई थी। तो कई बार पूछेगा कि देखिए 9 जीबी महाकल्प
जो 6.5 करोड़ से लेकर वर्तमान तक है, तो इसमें 9 जीबी महाकल्प की बात की जाए, इसमें जो कल्प आता है, तृतीय कल्प में टर्सरी युग जिसे कल्प कहते हैं, उस टर्सरी में आदि नूतन में मानव के साक्ष्य मिले थे। उस एज की बात की जाए 37 करोड़ वर्ष से लेकर के 2.4 करोड़ वर्ष तक, लेकिन ये वनमानुष थे, है ना, इसको ये ध्यान रखना। उसके बाद में मतलब अल्प नूतन कल्प की बात की जाए तो 2.4 करोड़ वर्ष से 50 लाख वर्ष तक के वनमानुष, है ना, फूल और पेड़ पौधे के वृक्ष के साक्ष्य मिलने लगे। और उसी में तृतीय कल्प में क्या कहते हैं, अति नूतन की बात की जाए तो इसमें 50 लाख वर्ष से लेकर के 20 लाख वर्ष तक के इसमें आरंभिक मनुष्य के पूर्वज के साक्ष्य मिले, है ना। उसके बाद में चतुर्थ कल्प आ गया, तो चतुर्थ कल्प में अत्यंत मतलब नूतन एक काल लगा जिसको प्लेस्टोसीन के नाम से जाना जाता है। तो प्लेस्टोसीन में क्या हुआ था कि 20 लाख वर्ष से लेकर के 10,000 मतलब 1 लाख वर्ष तक के इसमें मतलब आदि मानव के साक्ष्य मिले, ठीक बात। उसके बाद में लगा अभिनव जिसे कहते हैं होलोसीन। होलोसीन मतलब था, देखिए जो चतुर्थ कल्प है अत्यंत नूतन जिसे प्लेस्टोसीन कहते हैं, ये 20 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष तक इसको माना गया है। तो इसमें आदि मानव की उत्पत्ति हुई, ठीक बात। उसके बाद में हुआ क्या था, जैसे अभिनव जिसे कहते हैं होलोसीन। होलोसीन जो 10,000 वर्ष से लेकर के अब तक ये होलोसीन ही चल रहा है, इसमें आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ये चीजें हुई। अब हम यहाँ से मतलब आधुनिक मानव से पूरा कालक्रम बता दिए हैं। अब चीजें कैसे होती हैं, क्या होती हैं, कैसे मछली का निर्माण हुआ, कैसे सब कुछ एक बार आप समझ गए होंगे। और इसकी मतलब इसको कैसे नापा गया है, तो क्या है कि जैसे कार्बन 14 से तो पता लगता है कि ये मतलब जीवात्म या जीवों के आयु का निर्धारण किया जाता है। लेकिन जो पृथ्वी की आयु है या कोई अन्य चीजें हैं तो यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है ना। 92 यूरेनियम 235 होता है उसका, और कार्बन 14 कार्बन 14 से होता है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए ये पूरा मैंने डिटेल निकाला है। अब इसमें क्या है देखिए, ये आपको जैसे इस तरीके से इसमें दिखाया गया है कौन से क्या है। तो जैसे यहाँ पे प्लेस्टोसीन है ना, तो 2.4 मिलियन वर्ष, और ये होलोसीन है वो 0.1 मिलियन वर्ष, ठीक बात। तो ये क्वार्टिनरी के बारे में इसमें दर्शाया गया, इसमें कौन से मानव कहाँ से विकास हुआ। तो एक बार मैं और बताता हूँ आपको, जैसे कि डायोप्थियसिस है ना, उसके बाद में रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो क्या कहते हैं नियंडरथल्स और होमो सैम्पियंस। तो रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, मतलब होमो इरेक्टस, क्रोमैग्नन, नियंडरथल, ये सब इस तरीके से मानव का विकास क्रम हुआ, ठीक है। तो ये सब मानव का मतलब इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो ये चीजें इसमें दिखाई गई हैं, ठीक बात। तो जो हम लोग जो मानव हैं मतलब आधुनिक मानव हैं उनको होमो सैम्पियंस है ना, ये जाना जाता है, ठीक बात। तो ये 10,000 वर्ष पूर्व इनकी मतलब इनका जन्म हुआ था। एवोल्यूशन की बात की जाए कि है ना, अभी मिलियन बार बार कर रहे हो तो मिलियन का एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे मतलब एक मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, ठीक है। उसके बाद में मिलियन के बाद में बिलियन होता है ना, बिलियन के बाद में ट्रिलियन होता है, ठीक है। तो एक बार मैं कंफर्म करना देता हूँ ताकि आपको कई बार मैं मिलियन बिलियन कर रहा हूँ तो आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आता होगा शायद, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। लेकिन संभवतः आप लोग तो पढ़े लिखे हैं तो आपको ये है क्या है। देखिए अगर 100 उसके बाद मतलब 100 10 के पावर क्या होता है, 100 10 के पावर 2 होता है ना, 2 जीरो। और उसके बाद में मतलब 100 10 के पावर 2 जीरो, थाउजेंड जो 10 के पावर 3 जीरो, 10 के पावर 3 जीरो, और उसके बाद में मिलियन 10 के पावर 6 जीरो, है ना। और बिलियन 10 के पावर 9 जीरो, और ट्रिलियन 10 के पावर 12। और क्या कहते हैं कि एक को होता है क्वार्डिलियन जो होता है, क्वार्डिलियन ये 10 के पावर 15, है ना। एक बार मैं लिखता हूँ मिलियन ये क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मिलियन, ये बिलियन, ये ट्रिलियन, और एक होता है क्वार्डिलियन, ठीक है। 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, ये 10 के पावर 15, 9 6 12, उसके बाद में 10 के पावर 15, है ना। तो ये मिलियन, ये ब्रिलियन, ये मिलियन, ये बिलियन, ये ट्रिलियन, और ये इसके बाद में क्वार्डिलियन, ठीक है। तो ये 10 के पावर 6 जीरो मतलब 10 लिखोगे, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाओगे यानी कि 10 लाख हो जाएगा। उसके बाद में इसे बिलियन लिखोगे तो 10 के पावर 9 जीरो लगाओगे, 1 2 3 4 ऐसे 9 जीरो लगाओगे। ट्रिलियन लिखना होगा तो 10 के पावर 12 जीरो लगाओगे, है ना। 10 12 बार लिखोगे, और ये क्वाड्रिलियन जो लिखोगे 10 के पावर 15 जीरो, है ना। तो ये चीजें होती हैं, ठीक बात। तो इसका एज का क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि कितना क्या है ना। अब हम बात करेंगे होमो सैपियंस हो गए। होमो सैपियंस के बाद में आपको मैंने एक बार बताया
देखिए मतलब ये पहले सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया बना, है ना? साइनोबैक्टीरिया से ये मतलब इस तरीके से दिखाया गया है। साइनोबैक्टीरिया में क्या-क्या आते हैं? जैसे इसमें मतलब जैसे ये क्या कहते हैं कि इसमें स्पाइरोगायरा है, शैवाल है, एल्गी है ना? और मतलब विभिन्न प्रकार के सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई। उसके बाद में मछलियों का निर्माण हुआ, है ना? 300 मतलब 530 में, तो मछली में कई तरीके से बने। उसके बाद में एम्फीबियन बने। एम्फीबियन का मतलब क्या होते हैं? उभयचर, है ना? उसके बाद में रेप्टाइल्स बने। रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है? मतलब रेंगने वाले, है ना? तो उसके बाद में मैमल्स बने। मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स मतलब स्तनी, है ना? जिसमें स्तन पाया जाता हो, है ना? तो उसके बाद में फिर क्या कहते हैं कि मोनोकैट्स बने, है ना? मोनोकैट्स मतलब 4 पैर वाले और थोड़ा-सा समझदारी मतलब जैसे क्या कहते हैं कि बंदर या गौरिल्ला टाइप के उस तरीके से। उसके बाद में क्या कहते हैं फिर मानव का विकास हुआ तो जिसमें अलग-अलग तरीके से थे जैसे क्या कहते हैं कि इसमें दिखाया गया है होमो होमो हो क्या कहते हैं कि होमिनिया, है ना? होमिनियाना और उसके बाद में मतलब अलग-अलग से जैसे मैंने बताया था कि निएंडरथल सॉरी रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, है ना? ये सब मानव का क्रम है ना? तो इसमें इस तरीके से दर्शाया गया है ना? तो ये होमो सैपियंस हैं। सबसे लास्ट स्टेज होती है जो होमो सैपियंस की होती है ना? तो मनुष्य किस तरीके से बना, ठीक है? तो सबसे पहला मैं एक बार आपको मैं लिखा ही देता हूँ। देखिए, ये मतलब इस तरीके से मनुष्य को दिखाया गया है। तो सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस इस तरीके से हैं, ठीक है? उसके बाद में होमो हैबिलिस, है ना? फिर होमो इरेक्टस और उसके बाद में निएंडरथल्स और उसके बाद में होमो सैपियंस, है ना? तो जो होमो सैपियंस इस तरीके से थे, ठीक बात, है ना? तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और फिर होमो निएंडरथल और उसके बाद में होमो सैपियंस, है ना? तो ये मतलब आधुनिक मानव हैं, लेकिन सबसे जो इस समय जो हम लोग हैं, उसको उसमें एक बार होमो सैपियंस एक बार और जोड़ा जाता है ना? जैसे सैपियंस ये लिखा है तो मतलब सबसे जो मॉडर्न वाले हैं तो उसको बोला जाएगा होमो, उसके बाद में सेपियंस, होमो सेपियंस, है ना? फिर से सेपियंस लिखा जाएगा, ठीक है? से इस ये है सेपी, फिर उसके बाद में क्या है कि सेपी, उसके बाद में एंस, है ना? तो होमो सैपियंस 2 बार होमो सैपियंस होगा। तो ये मतलब आधुनिक मानव होंगे, ठीक है? तो मैंने पूरा ऑर्डर बता दिया कि किस तरीके से पहले थे। तो सबसे पहले होमो इरेक्ट मतलब हो को क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथालस, उसके बाद में होमो सैपियंस, ठीक बात? कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है, ठीक है? इसमें सारी चीज़ें दिखाई गई है किस तरीके से थे, हैं क्या है तो ना ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कुछ इस तरीके से दिखते थे, है ना? ये देख लीजिए, है ना थोड़ा-सा। उसके बाद में जो अफ्रीकन्स थे इस तरीके से दिखते थे, है ना? उसके बाद में जो पारंथ्रोपस इस तरीके से दिखते थे, है ना? उसके बाद में बोयसी इस तरीके से, है ना? पर रोबस्टस इस तरीके से दिखते थे, है ना? कुछ उसके बाद में होमो हैबिलिस जैसे दिखे, फिर होमो रुडोल्फेंसिस इस तरीके से दिखे, उसके बाद में होमो होमो इरेक्टस इस तरीके से, और उसके बाद में होमो इरेक्टस इस तरीके से दिखे, फिर होमो इस तरीके से, होमो हाइडेलबर्जियनेसिस इस तरीके से, फिर होमो रोडेसिनेसिस, फिर होमो निएंडरथलेसिस इस तरीके से, फिर होमो सैपियंस इस तरीके से, है ना? उसके बाद में यहाँ पे अपना फोटो लगा लेना, ठीक है? तो देखिए इस तरीके से पूरा कालक्रम था, हम लोगों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक बात? अब हम बात करेंगे पूरा आपने देखा कैसे मतलब उत्पत्ति हुई, इस तरीके से कैसे-कैसे शुरुआत में कैसे थे, कैसे नहीं थे, है ना? तो देखिए पहले ऐसे फिर ऐसे, ऐसे सारी चीज़ें मैंने स्ट्रक्चर दिखाया, फिर धीरे-धीरे सुधार आता गया, उसके बाद में मॉडर्न, है ना? तो ये पूरी चीज़ आपने देखा कैसे उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले क्या हुआ था मतलब सिंगल सेल बना, उसके बाद में मतलब यूनिसेलुलर, उसका एक कोश के जीव, फिर पूरा डिटेल ऐसे-ऐसे सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। फिर एम्फीबियन बने, उसके बाद में रेप्टाइल बने, रेप्टाइल के बाद में फिर टी फॉर्म वाले बने, फिर ये पूरा चीज़ें उसके बाद में मनुष्य का निर्माण हुआ, है ना? इसके स्कल्स देख लीजिए पहले, क्योंकि पहले क्या होता था उनकी खोपड़ी मतलब थोड़ा-सा आगे की तरफ झुकी रहती थी। मतलब आगे की तरफ क्या पीछे की तरफ झुकी थी और मैंडिबल थोड़ा आगे की तरफ था, है ना? इस तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कमी आने लगी, है ना? तो इस तरीके से जो ये इसी तरीके से इस प्रकार क्या कहते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे पहले 4 पैर से चलते थे, उसके बाद में 2 पैर से, है ना? तो धीरे-धीरे, धीरे मनुष्य का विकास हुआ, है ना? तो पूरा डिटेल इसमें दिखाया गया है, आप समझ सकते हैं, ठीक बात?
अब क्या कहते हैं, ये तो खैर मैं मनोविज्ञान का पार्ट है, इसमें मैं बताऊँगा ही नहीं, है ना? जिसमें ऐसे पीपीटी लगा दिया गया है कि कैसे क्या निर्माण होता है ना? तो आप देख लेना, पहले एडल्ट होता है, उसके बाद टीनेज होते हैं, है ना? पहले सबसे पहले क्या हुआ कि मतलब एग का निर्माण हुआ, एग के बाद में बेबी हुआ, बेबी के बाद में चाइल्ड हुई, चाइल्ड के बाद में तुरंत पूरा क्या कहते हैं कि मतलब एडोलेसेंस हुआ, एडोलेसेंस के बाद में क्या कहते हैं कि एडल्ट हुआ, एडल्ट के बाद में सारी चीज़ें ऐसे घटनाएँ होती हैं। खैर मैं मेन टॉपिक पे आया हूँ कि मतलब वो तो हो गया, पूरा हिस्ट्री का पार्ट था, उसके बाद में जियोग्राफी के बाद में हिस्ट्री का पार्ट पढ़ाया, उसके बाद में आपने पूरा डिटेल बताया। लेकिन मानव की उत्पत्ति कैसे हुई ये तो आपने बता दिया, लेकिन हम लोग कैसे बने बायोलॉजिकल साइंटिस्ट में देखा जाए तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, एटम का निर्माण हुआ। एटम क्या है, क्या है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, उसके बाद में सुन लीजिए पहले ऑर्डर। उसके बाद में मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स के बाद में क्या कहते हैं कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स बने, क्या है सारी चीज़ें बताऊँगा। उसके बाद में ऑर्गेनल बना, उसके बाद में सेल्स बने, और सेल्स के बाद में टिश्यू का निर्माण हुआ। टिश्यू क्या है, ऊतक होता है, सारी चीज़ें बताएँगे। उसके बाद में ऑर्गन्स बने, ऑर्गन जिसमें लिवर दिखाया गया, कुछ भी बन सकता है, ये इसमें पैंक्रियाज दिखाया गया। उसके बाद में पूरा ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम के बाद में ऑर्गेनिज्म बना, यानी कि एक शरीर बनी, ठीक है? तो लिविंग सेल कैसे बना, क्या चीज़ें हैं, पूरा आपने एक बार प्रोसेस देखा, ठीक बात? अब ये पूरा, अब सबसे पहले एटम, एटम के बाद में मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद में माइक्रो मॉलिक्यूल, है ना? क्या कहते हैं, उसके बाद में ऑर्गेनल, ऑर्गेनल के बाद में सेल, सेल के बाद में टिश्यू, टिश्यू के बाद में ऑर्गन, ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद में एक मनुष्य का या ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है? अब एटम क्या है, ठीक है? एटम है क्या है, देखिए एक बार मैं बता देता हूँ। ये एटम का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या कहते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना? न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें दिखाया गया है। अब देखिए है क्या है, देखिए मतलब कि जैसे एटम, जिसे परमाणु कहते हैं, ये सबसे मतलब पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके को रासायनिक रूप से तोड़ा नहीं जा सकता है, और फिर भी इसमें तत्वों के गुण बने होते हैं। परमाणु उप परमाणु कणों में मतलब बने हो सकते हैं, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, देखिए प्रोटॉन के नाभिक में पाए जाने वाले धनात्मक आवेशित कण होते हैं, है ना? जैसे प्रोटॉन में मतलब प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, चार्ज, है ना? इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, उसमें प्लस चार्ज। और इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले बिना मतलब आवेश वाले कण होते हैं, मतलब न्यूट्रॉन, है ना? यानी कि उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है ना? इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होते हैं जो परमाणु के नाभिक की परिक्रमा करते हैं, ठीक है? अब ये इलेक्ट्रॉन जो है धनावेशित धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन आवेशित कणों के बीच आकर्षण परमाणुओं को एक साथ बांधे रहते हैं, ठीक है? ये मतलब वैज्ञानिक भाषा हमें समझ में नहीं आई, मैं बताता हूँ, देखिए है क्या है। जैसे ये मतलब प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? और ये न्यूट्रॉन है, ठीक है? तो इसमें इसमें माइनस चार्ज है, इसमें प्लस चार्ज है, और जो ये क्या कहते हैं न्यूट्रॉन है, क्या कहते हैं, ये उदासीन है, ठीक है? तो इसका इससे मतलब संबंध रहता है आपस में, ठीक है? और ये जैसे इसमें पूरा एक बार दिखाया गया है, तो इसमें पूरी चीज़ें इसमें बताई गई, ठीक है? इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि इसका जैसे अलग-अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, तो जो इसके चारों ओर, जैसे ये क्या है ना, ये आपको दिख रहा होगा, जो न्यूट्रॉन है इसमें मतलब ये बीच में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके जो परमाणु का जो सेंटर होता है, इसके चारों ओर ये घूमते रहते हैं, ठीक है? इस तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं, ये सबसे छोटा कण है। उसके बाद में अब चलते हैं, मैं थोड़ा-सा बात करी तो केमिस्ट्री का पूरा सारा पार्ट है, मैं इसे बता ही दे रहा हूँ। अब ये मॉलिक्यूल होते क्या हैं? देखिए मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं, अभी एक बार देखिए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखिए, तो जैसे आपने अभी प्रोटॉन मतलब उसमें मतलब पूरा एटम देखा था, एटम के बाद में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जैसे छोटे-छोटे कण होते हैं, जैसे कि ये प्रोटीन्स बन गए, कार्बोहाइड्रेट बन गया, लिपिड्स हो गया और न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो जैसे इसमें जैसे लिपिड्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया, जैसे कार्बन में डबल बॉन्ड लगा है, उसके बाद में फिर मतलब ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जुड़ करके बना है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है ना? तो जैसे 2-3 अणु मिलके बनाते हैं, वो मतलब मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है? तो जैसे अणु बन जाता है, जैसे कि अब जल है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये दोनों कनेक्ट होकर के मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक बा? अब इसमें कोई भी हो सकता है, जैसे जल, नमक, कैल्शियम या ग्लूकोज, कुछ भी होता है, कोई स्ट्रक्चर आपस में मिल जाए तो वो मतलब मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे इसमें दिखाया भी गया है, प्रोटीन कैसे बनता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है, कैसे बनता है ना? या मतलब कोई भी जैसे मान लें जल का निर्माण कैसे होता है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनते हैं, ठीक है? तो हाइड्रोजन क्या है? देखिए हाइड्रोजन में एक बॉन्ड इधर जाएगा, एक इधर, ठीक है? मतलब क्या कहते हैं, ये ऑक्सीजन हो गया और इसमें एक जल के अणु, एक हाइड्रोजन के अणु इधर हो गए, एक इधर हो गए, तो H2O बन गया, ठीक है? NaCl, जैसे नमक, हाइड्रोजन क्लोराइड है ना? तो ये यानी है मतलब ये सोडियम है, और ये क्या कहते हैं कि क्लोराइड है, ठीक बात? तो ये सारी चीज़ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक बात? तो ये ध्यान रखना।
अब मान लीजिए कोई भी हो सकता है, जैसे मीथेन हो सकता है, CH4 हो सकता है, तो C को यहाँ रखोगे, H इस तरीके से बनता है, मीथेन क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसी प्रकार से ये मॉलिक्यूल होते हैं, कई मतलब दो एक या मतलब दो या दो से अधिक तत्व जो है मिलकर के ये मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक बात, अब समझ गए। ठीक बात, अब मैं इस पे मैं इसके बाद में माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, देखिए है क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट बना, बायोलॉजिकल माइक्रोहाइड्रेट्स बात में बायोलॉजिकल माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, उसके बाद में लिपिड्स का होता है, प्रोटीन का होता है, डीएनए आरएनए का होता है, तो वो सब जुड़ करके बनते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं अणु आपस में। ठीक बात, अब ये इसमें सारी चीज़ इसमें बताई गई है कि माइक्रोमोलेक्यूल्स कैसे होते हैं, सारी चीज़ें, सारी घटनाएँ क्या होती हैं। मैं एक बार पूरी डिटेल में बता देता हूँ। देखिए होता क्या है कि जितने भी चाहे कोई भी एलिमेंट है, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मतलब 120 तत्व या 112 तत्व हैं, मान के चलता हूँ। तो जितना भी मतलब है उसमें जो आपस में कनेक्ट करते हैं उसको हम मतलब कनेक्ट करके कोई एक संरचना स्ट्रक्चर बनाते हैं, मॉलिक्यूल के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ से प्रोटीन का न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट है ना, ये सब चीज़ें जुड़ के बनती हैं। ठीक बात, तो अब मैं बात करता हूँ ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है कि कोशिका के अंग। ठीक बात, सिंपल सी बात है। अब कोशिका के अंग में जैसे कोई भी हो सकता है। ठीक बात, कोई भी, कोई भी का मतलब ये है जितने कोशिका के पार्ट हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, और क्या कहते हैं कि राइबोसोम है, डीएनए है, या कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, तो उस चीज़ों की बात की गई है। और मतलब इस तरीके से लाइसोसोम है या कोई भी चीज़ है। अब इसमें होता क्या है, तो सबसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का दिखाया गया कि इस तरीके से ऐसे होते हैं। अब पूरा स्ट्रक्चर जब जुड़ करके पूरा एक सेल बनाते हैं। सेल होता क्या है, सेल में विभिन्न प्रकार की वो छोटी से छोटी इकाई होती है जो हमारे बॉडी को बनाती है। जैसे सेल्स में कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसमें गाल्जी बॉडी है, और राइबोसोम है, और माइटोकॉन्ड्रिया है, डीएनए है, क्रोमेटिन है, या अलग अलग तरीके से न्यूक्लियस है, सारी चीजें हैं। उसको मैं डिस्कस करूंगा बाद में, वो तो पार्ट हमारा ही है हम लोगों का। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्या होता क्या है। तो इसमें पूरे सेल्स होते हैं। सेल्स के बाद में जैसे ये पूरा सेल्स में दिखाया गया है, तो ये पूरा न्यूक्लियस है, इसको केंद्रक बोलते हैं। और सबसे छोटा पार्ट जो बीच का होता है इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक बात, और ये जो इस तरीके से पट्टी के समान संरचना है, बिंदु बिंदु है, इसको राइबोसोम बोलते हैं। और ये इस तरीके से है, गोल्जी बॉडी है। ठीक है, और इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कोशिका की झिल्ली जिसे कहते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसको मतलब ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, मतलब ऊर्जा कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक बात, ये सारी चीजें मैं इसको डिस्कस करूंगा। मैं यहाँ पे अभी सेल का पार्ट ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, जिसको अंतःद्रवी जलिका के नाम से जानता है, हिंदी में बोलते हैं। और ये लाइसोसोम, जिसको आत्मघाती थैली कहते हैं। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, इसका है क्या नहीं है, मैं इसको एक बार मैं ओवरव्यू दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये सेल्स होते हैं। ठीक बात, पूरा आप एक बार आपने पढ़ लिया। ठीक बात, अब उसके बाद में टिश्यू का निर्माण हुआ। टिश्यू कैसे हुआ, तो ये सेल्स विभिन्न प्रकार की, जैसे मैंने दिखाए गए ये सेल्स है। ठीक है, ये कोशिका 1, कोशिका 2, कोशिका 3, कोशिका 4, ऐसे जुड़ करके एक टिश्यू का निर्माण किया। टिश्यू मतलब ऊतक होता है ना। जैसे कि आपने क्या कहते हैं कि ईंट मान लीजिए, ईंट जोड़ करके आपने दीवार खड़ी की, तो इसे एक दीवार है। ठीक बात, इस तरीके से मैंने ऐसे ही बताया है ना। टिश्यू का निर्माण होगा। टिश्यू के निर्माण के बाद में ये स्ट्रक्चर आप टिश्यू आप देख सकते हो, जिसमें न्यूक्लियस है इसका, फिर उसके बाद में सारी चीजें में पूरा डिटेल्स दिखाई गई। ठीक है, तो ये उसके बाद में साइटोप्लाज्म बना। साइटोप्लाज्म के बाद में पूरा सीमेंट सब्सटेंस बना, है ना। तो ये सारी चीजें जोड़ करके एक मतलब टिश्यू का निर्माण कर दिया, पूरा कई कोशिका जुड़ करके। ठीक है, अब कोशिका जब बनने के बाद में ऊतक बन गया। देखो ऊतक है क्या है, ये मतलब पूरी चीजों को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। जैसे कि रुधिर भी एक ऊतक है, तो रुधिर क्या है, रुधिर का मतलब रक्त यानी खून। तो जो ब्लड है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि तरल संयोजी ऊतक है। वो तरल है यानी कि लिक्विड है, लिपिड फॉर्म में है, तो उसको वो भी जोड़ता है, तो वो भी एक टिश्यू है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब ये ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले अब भाई टिश्यू बन गया, सब कुछ बन गया, उसमें ऑर्गन्स बनेंगे। और ऑर्गन्स का मतलब अंग होता है, तो अंग बहुत सारे सब कुछ है पार्ट, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, और मतलब सारी चीजें हैं जितने भी हमारे शरीर में पाए, इसको ऑर्गन्स ही कहते हैं, है ना। तो इन लोगों का निर्माण हुआ, तो इनका सबका मतलब लोगों का मतलब इन सब का निर्माण हुआ। किडनी बना, ऑर्गन्स बने, हार्ट बने, स्टमक बना, लिवर बना, लंग्स बने, जितनी भी चीजें हैं वो उसका निर्माण हुआ। उसके बाद में संपूर्ण उसको जुड़ने के बाद में संपूर्ण होल बॉडी का निर्माण हुआ, है ना। पूरा बॉडी बना। ठीक बात, अब पूरा बॉडी बन गया इस तरीके से, है ना। आपने पूरा देखा समझा। ठीक बात, अब एक ह्यूमन बॉडी बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा कालक्रम था कि कैसे क्या चीजें हुई,
कैसे हम लोग बने, क्या हुआ, कब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, सारी चीज़ें मैंने बता दिया। अब एक बार और क्वेश्चन मैंने भूल गया, तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, क्या हुई, इसको कई बार मैं आपको, तो मैं चाहे लिखा था कि नहीं लिखा था पता नहीं, भूल गया होगा। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, तो 4.6 अरब वर्ष पहले, है ना, वर्ष पहले, ठीक है। तो खैर ये तो बता दिया। तो कहाँ से कहाँ तक चला पूरा सिस्टम आपने देखा। सबसे पहले ब्रह्मांड हुआ, ब्रह्मांड के बाद में क्या-क्या बना, है ना? आकाशगंगाएँ हैं, क्या है? आकाशगंगा के बाद में सबसे छोटी आकाशगंगा क्या है? सबसे बड़ी, उस से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं कोरिलेट करके बताया हूँ कि सबसे पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद जो आकाशगंगा, मिल्की वे, उसके सौरमंडल, सौरमंडल के बाद में हमारी पृथ्वी, पृथ्वी में कैसे कितने कालक्रम थे, जैसे कि क्रेटेशियस युग क्या है, इपोज क्या है, युग क्या है, एज क्या है, सारी चीज़ें मैंने, कार्बोनिफेरस बताया, क्रेटेशियस बताया, जुरासिक बताया, सब कुछ बताने के बाद में कि निएंडरथल कौन है, क्रो-मैग्नन कौन है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस क्या है, रामापिथेकस क्या है, मनुष्य का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, उसके बाद में हमारा बॉडी का विकास कैसे हुआ, सारी चीज़ें मैंने बता दी, है ना। ये पूरा होल कंप्लीट चैप्टर हमारा हो गया। उसके बाद में सिंपली इस तरीके से आप पूरी की पूरी बॉडी हम लोगों की बन गई। जैसे कि इस तरीके से देख सकते हो आधुनिक युग में, जैसे कि बॉडी को कोरिलेट करके रोबोट से दिखाया गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा हाईटेक हो गया है, तो वो तो खैर अलग विषय है। ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब एक पार्ट आएगा, देखिए, इसका पार्ट 2 मैं लाऊँगा, वो तो बात ठीक है। अब मैं बताना मतलब आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे सेल्स, वो तो बनेगा ही बनेंगे, सेल्स के पूरे चैप्टर पढ़ाऊँगा कि सेल्स क्या होते हैं, सेल्स में कितने पार्ट होते हैं, सेल्स का क्या यूज़ है, क्या फंक्शन है, और उसके बाद में सारी चीज़ें, मतलब पूरी बायोलॉजी को कैसे स्ट्रक्चराइज़ किया गया है, और उसका मतलब कितने पार्ट में बाँटा गया है, पूरा ह्यूमन एनाटॉमी बताएँगे, सब कुछ, मतलब जितना इसमें होता है सब कुछ, जितने चैप्टर्स में दिए गए हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लिया कि अ, अभी मतलब ज़्यादातर साइबर के ऊपर वीडियो बन रही है, या कोई चीज़ें हो रही, घटनाएँ हो रही हैं, जैसे कि कई सारी चीज़ें आपने देखा होगा, जैसे डीप फेक देखा होगा। डीप फेक है क्या है? इसमें होता क्या है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति का फ़ोटो उठा करके उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें एडिट करके उसमें उसकी मतलब उसमें चाहे जिस तरीके से वीडियो बनवा सकते हो। जैसे डीप फेक का यूज़ कई बार बहुत गलत तरीके से होता है। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति को बदनाम करना हो या कुछ भी करना हो, तो उसकी फ़ोटो लीजिए, उसके बाद में उसकी मतलब गलत वीडियो बना सकते हो। जैसे मान लिया उसके पूरे कपड़े उतार सकते हैं, उस तरीके से वीडियो बन जाती है। और क्या कहते हैं कि एआई टूल्स कैसे काम करता है, और तो और जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आजकल तो पता नहीं कितना-कितना मतलब फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन चीज़ें, ऑफ़लाइन मतलब सारी चीज़ें हैं, तो वो टेक्निकल चीज़ साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो आईटी इन्फॉर्मेशन क्या है, साइबर क्राइम क्या है, और डीप फेक क्या है, और पता नहीं कितनी-कितनी चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं आने वाले दिनों में, घटनाओं में। जैसे पूरा एक स्कैमिंग क्या है, कैसे क्या होता है। तो ये इंटरनेट से कितने क्राइम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या मतलब रोबोट सिस्टम क्या है, एआई टूल्स कैसे काम कर रही हैं, जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, ये वरदान है या अभिशाप है, इसके बारे में अगर वीडियो आप देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना। मैं पूरे डिटेल अगर बनाऊँगा, उसमें समय तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपकी राय चाहिए, अदरवाइज़ मैं इस टॉपिक पे तो वीडियो बना ही रहा हूँ, है ना? धन्यवाद साथियों, और बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी मैं कोशिश तो करता ही रहता हूँ, अगर कोई त्रुटि हो गई हो फैक्ट में तो उसको क्षमा कर देना, क्योंकि मैं बहुत वेरीफ़ाई करके ही बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत होती है तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि हो सकता है दिक्कत हो जाए। मैं अगली वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, है ना? धन्यवाद साथियों।